अच्छा, वो जो एपीआई के लिए मैंने यूआरएल प्रोवाइड किया था, उसको उसमें जाकर आप लोगों ने कुछ पढ़ा, देखा? नहीं। पोस्ट वाला ना? पोस्ट के लिए नहीं, हाँ वही सारे जो मैंने भेजा था, दिखाया था, उसमें से किसी किसी एपीआई का कॉल किया आपने? यूआरएल पे यूज किया नहीं, आपने जो पोस्ट? आपने प्रैक्टिस कराया था वही किया है दोबारा। उसके अलावा आप लोगों ने अपने से नहीं कुछ किया? नहीं सर, वो वाला अलग से नहीं किया। जो आपने पोस्ट वाला पूरा बनवाया था ना। ठीक है। चलो, आज ना हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, और हैंडल कैसे करना है हमें, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो जैसे कि भी हमारे पास किसी यूजर्स का लेते हैं, क्योंकि 10 यूजर हमें मिलेंगे, तो फिर इसको हम लोग कैसे अपने पेज पे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि फिर आप यूज केस समझना ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे पास इस यूजर का यूआरएल जो है, उसको ही कॉल करते हैं। नहीं, तो देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई भी एपीआई कॉल करना है, तो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि हम लोग प्रोमिसेस यूज करने वाले, प्रोमिसेस के बारे में पढ़ लिए। तो जो फेच फंक्शन है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फेच फंक्शन बेसिकली कोई भी डेटा को फेच करना है हमें, या फिर डेटा को पोस्ट करना है, तो हम लोग बेसिकली फेच मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गेट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं। ठीक है? तो जब हम डेटा को फेच कर रहे होते हैं कहीं, किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डेटा फेच कर रहे होते हैं, तो हमें मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर हम अपने डेटा को पोस्ट करेंगे, तो फिर हमें बेसिकली मेथड लिखना कंपलसरी हो जाता है। तो बट अभी हम लोग सिंपल फेच के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि पोस्ट मेथड कैसे हम फेच के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डिलीट एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं, नहीं, या फिर पुट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। तो अभी हम लोग सिर्फ गेट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें सिंपली फेच मेथड क्या करता है, इसमें हमें एक यूआरएल पास करना होता है। क्लियर? जो भी हम यूआरएल पास करेंगे, इस यूआरएल में ये जो भी हमें ये मेथड है, ये हमें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। नहीं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जस्ट लाइक आप कुछ भी इसको रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और देन फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था, रेज डॉट क्या लगाते हैं, देन। देन देन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जो कि प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। जो ये क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और देन इस कॉल बैक फंक्शन में जो ये प्रॉमिस है, जो भी रिजॉल्व होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये, वो वैल्यू हमें इस कॉल बैक में क्या मिलता है, एज ए पैरामीटर हमें मिल जाता है। ठीक है? तो जो भी वैल्यू में मिला, बेसिकली हम रेंज को एज ए पैरामीटर में हमें मिल गया ये, दिन फिर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें इसके साथ ऑपरेशन करना है हम वो कर सकते हैं। तो हम या तो हम इसको कॉल करके देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो आप देखेंगे क्या कि अगर मैं रेंज को यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, तो बेसिकली रेज जो हमें जो रिस्पांस मिला है, इसमें हमें सिर्फ रिस्पांस में हमें सिर्फ वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि और भी सारे हमें ना इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, अगर आपको देखना है। तो अगर इसको भी मैं इंटर करूंगा, सॉरी, एक काम करना है हमें, डायरेक्टली क्रोम में ये एग्जीक्यूट होने पे बहुत सारे एरर बताएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग ना अपना एक पेज खोल लेते हैं, देन फिर इसको कॉल करेंगे।
सर मेरा हो गया। मेरा क्या खुद हो का गया? पेज खुला हुआ था ना। क्या हो गया? जो भी आप रन करा रहे थे ना, जो उसमें एरर आ गया। हाँ। मेरा खुद का पेज खुला हुआ था इसमें, तो इसमें हो गया। हो ही जाएगा वो। तो प्रॉब्लम। बेसिकली नहीं, तो अभी हम लोगों ने कॉपी ही कर लेना चाहिए था। चलो, फेच बेसिकली ये एक यूआरएल लेता है, जहाँ पे हम यूआरएल को पास कर सकते हैं, ये। और देन इसको हम चाहे तो इस पर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टोर नहीं करवाना चाह रहे तब देन मेथड का यूज कर सकते हैं। बट हम इसको सिंपल तरीके से यूज करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। तो रेस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर ले रहे हैं। देन फिर जो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, तो कंसोल में क्या आपको दिख क्या रहा है, अगर आपका रन हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट देन मेथड का हम यूज करेंगे। ये मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है। कॉल बैक में हमें क्या, इसके पैरामीटर में हमें एक रिजल्ट, जो भी ये प्रॉमिस फेच क्या रिटर्न करे, एक प्रॉमिस करे। जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी और जो भी वैल्यू में मिलेगा, ठीक है, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, इस पैरामीटर में हमें रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आप इस पे देखें तो जरूर नहीं, रेंज हमने इसको बोला, और देन फिर इसको अगर हम कॉल करते हैं तो देख पाएंगे कंसोल। या तो आप ना ट्राई करो, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। करली ब्रैकेट लगाओ, देन उसके बाद कंसोल प्रिंट करवाइए, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, रेज क्लियर। और देन हमें क्या करना है, कि ये रेज या जो एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, देन फिर उसके बाद फिर इस पर आगे दोबारा काम करेंगे। नहीं, तो देखिए ये जो हमारा रिस्पांस ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये जो भी रिस्पांस हमें मिल रहा है, इसमें देखिए कई सारे ना हमें एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कई सारे की एंड वैल्यू में मिल रहा है। जैसे कि एक बॉडी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मिल रही, जिसमें हमें क्या मिलेगा, बॉडी में हमारा जो भी ये जो हमारा फेच फंक्शन है, बेसिकली रिजॉल्व करने के बाद जो भी चीजें हमें प्रोवाइड करेगा, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, बॉडी के अंदर मिलेगा। नहीं, उसी तरीके से क्या है, हेडर एक फंक्शन मतलब की मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी, जो कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो हेडर के अंदर आप देख पाएगा, क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली उसको और भी ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि इसमें हेडर हमने सेट नहीं कर रखा था, अगर हेडर सेट किए होते तो हमें और भी चीजें मिल जाती इसमें, कि जो कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। नहीं, तो हेडर पे अभी नहीं काम करते, हेडर में अभी बाद में देखें। जैसे कि एक ओके प्रॉपर्टी अब दिख रही है आपको, ओके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, एक बुलियन वैल्यू मिल रही है, ट्रू वैल्यू। नहीं, ये बुलियन है, तो ये या तो ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो मतलब क्या, कि हमारी प्रॉपर हमारा जो सॉरी प्रॉमिस है वो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो वो होगा अगर हमें कोई हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये ओके क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर जो प्रॉमिस हमें रिटर्न मिला है, रेज डॉट ओके अगर हम लिखते हैं, तो ऑब्वियस बात है हमें क्या मिलेगा, कि ओके की जो वैल्यू है वो मिलेगी। नहीं, तो अगर ये रिटर्न अगर ट्रू कर रहा है, अगर यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, रेज डॉट ओके क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा ना। क्यों? और ओके अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो रेज डॉट ओके क्या रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? यस। तो अगर अभी इसका यूज करेंगे तो अभी कहाँ से हम ओके लिख रहे हैं वो आपको पता होना जरूरी है। अभी हम कोड में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद स्टेटस आपको यह दिख रहा है, आपको स्टेटस बेसिकली क्या है, ये जब भी हम एच टी टी पी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बेसिकली ना हमें अलग अलग टाइप के ना स्टेटस कोड मिलते हैं, जो कि हमें बेसिकली सर्वर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर।
तो जब भी हमें ना 200 से लेके मतलब इसकी 299 के बीच में अगर कोई भी हमें स्टेटस कोड मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, डेटा हमें प्रोवाइड मतलब रिटर्न हो रहा है। क्लियर। अगर 400 से लेके मतलब 499 के बीच में अगर रिटर्न मिलता है, तो मतलब क्या है कि क्लाइंट एरर है, मतलब क्लाइंट की तरफ से एक रॉन्ग बेसिकली यूआरएल पास किया जा रहा है। जब यूआरएल में हम लोग अगर कुछ भी मिस्टेक कर, अभी देखेंगे हम लोग कि यूआरएल में अगर कुछ भी अगर हमने मिस्टेक कर दिया, तो बेसिकली हमारे तरफ से क्लाइंट की तरफ से वो मिस्टेक होगा। तो हमें जो स्टेटस कोड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 400 से लेके 499 के बीच में से कोई भी एक थ्री थ्री वर्ड का आपको हमें क्या मिलेगा, एक स्टेटस कोड प्रोवाइड होगा। क्लियर। उसी तरीके से 500 से लेके 599 के बीच में अगर आपको कोई भी कोड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्वर की तरफ से आपको कोई सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, और उधर से आपको रिस्पांस मिलेगा कि सर्वर में कोई एरर आएगा, तो आपको 500 से लेके 599 के बीच में कोई भी आपको स्टेटस कोड प्रोवाइड होगा। उसी तरीके से अगर अ, आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर कोई रिस्पांस, अगर कोई भी अगर एरर आता है, तो आपको मतलब 200 से नीचे कोई भी एरर आएगा, तो वो बेसिकली आपको ना 100 से लेके 99 के बीच में आपको मिलेगा वो। और देन उसी तरीके से 300 से लेके 399 के बीच में आपको जब भी रीडायरेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी होगा, तो आपको स्टेटस को रीडायरेक्ट क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी आप मान लीजिए जाकर गूगल पे सर्च करते हो google.com, नहीं, तो एक्चुअली में उसका जो यूआरएल है वो तो HTTP स्लैश, नहीं, स्लैश कॉलन लगा के फिर दे उसके बाद आपको google.com है, नहीं। तो एक्चुअली में ये यूआरएल है, लेकिन आपने टाइप किया क्या था, google.com, तो बेसिकली google.com क्या होता है, रीडायरेक्ट कहाँ पे होता है, HTTPS नहीं, कॉलन स्लैश स्लैश करके जो यूआरएल एक्चुअल यूआरएल वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें क्या रिटर्न मिलेगा, अब बेसिकली 300 में कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर। तो ये बेसिकली अभी HTTP में पढ़ेंगे तो आपको ना और भी, जैसे इसके रेंज में आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी 200 आया, अगर 201 आता है तो इसका क्या मतलब है, 200 है तो क्या मतलब है, आप ना जाके स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं जो जो भी स्पेशल स्टेटस कोड है। बट अभी बस इतना रेंज जानना जरूरी है, रेंज में बस आपको इतना पता है सही। मतलब 200 आ रहा है, मतलब क्या है कि हमारी जो भी हमने कॉल किया है, रिक्वेस्ट किया, वो बेसिकली क्या हो गया, सक्सेसफुल है। ठीक है, हमें हमें क्या मिल रहा है, डेटा रिटर्न हो रहा है। क्लियर। अगर 200 है तो चलो बाकी यूआरएल हमारा क्या है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि इस यूआरएल पे हमने जो किया है, ये सारी चीजें आपको मिल जा रही। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड में ना चेक कर रहे हैं। बस इतना ही जानना था कि हमें ये देखना था कि अगर बाद में, अभी इसमें से बहुत सारी चीजों का स्टेटस कोड का भी यूज करेंगे, बट अभी के लिए बस ना हम चाहें तो ना भी यूज करें, जो ओके प्रॉपर्टी उसका बस यूज कर रहे हैं कंडीशन लगाने के लिए, ताकि अगर कोई एरर आता है तो हम उसको हैंडल कर सके। अदरवाइज अगर आपको नहीं हैंडल करना है, एरर मैन्युअली हैंडल नहीं करना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो भी रेस है बेसिकली क्या है, ये जो रिस्पॉन्स हमें बेसिकली मिल रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो बॉडी मिल रही है ना, बॉडी, तो ये देखिए हमें क्या मिल रहा है, डेटा प्लेन डेटा नहीं मिल रहा, बल्कि क्या मिल रहा है, एक रीडेबल स्ट्रीम मिल रही है, नहीं। तो अभी इस स्ट्रीम को हमें एक प्लेन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें ना ये जो रेज जो हमें मिल रहा है इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने के बाद, इसके साथ ना हम लोग एक जेसन मेथड का यूज करेंगे। जेसन मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रीम को रिजॉल्व करके हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो अगर अभी यहाँ पे अगर फिर से इस कोड पे जाए, अपने कोड पे, तो हमारे कोड में क्या है कि अभी हमने रेंज को देख लिया। अब चाहे तो इस रेंज को रिमूव कर देते, कोई नहीं, अब इसको तो हमने देख ही लिया कि इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये रेंज पैरामीटर मिल रहा है, क्योंकि ये एक रीडेबल स्ट्रीम है, तो इसको मैं एक प्लेन जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
क्लियर। बट ये जेसन मेथड जो है ना, हमारे स्ट्रीम को एक प्लेन टेक्स्ट में तो कन्वर्ट, बट ए बी क्या हमें रिटर्न में क्या करता है, ये प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है। नहीं, तो ये जैसे हम इस पर जेसन मेथड किया, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस करेगा रिटर्न। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगाता हूँ, तो अगर हमें फिर से वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमें फिर से उस प्रॉमिस को हैंडल करना होगा। तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक देन मेथड कॉल करना होगा। नहीं, तो अगर आप इस देन मेथड में अगर हम कॉल जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व करेगी, वो डेटा हमें मिलेगा सिंपल पैरामीटर में। तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, सिंपल हमें मिल जाएगा। देन अगर हम चाहें, ये डेटा में जो मिला है, और देन इसको हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो डायरेक्टली कंसोल करके देख सकते हैं इस डेटा में हमें क्या मिल रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो सिंपल, चलो एक ही लाइन अभी हम कंसोल ही कर रहे हैं, देन फिर बाद में देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या मिल जाएगा, ये डेटा मिल जाएगा, प्लेन डेटा जो बॉडी में, जो भी उसमें बॉडी में स्टोर होगा वो सब मिल जाएगा। तो अगर अभी मैं इसको कॉल करूंगा, ये हमें सेकेंड देन क्यों कॉल करना पड़ा, क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे जेसन लगाया तो हमें क्या रिटर्न में मिल रहा था, एक प्रॉमिस मिला था। उस प्रॉमिस को फिर से हैंडल करने के लिए हमें क्या, कौन सा देन मेथड जो कि हम यूज करते हैं प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए प्रोमिसेज में, तो हम उसको हमने फिर से कॉल किया। और फिर ये देन मेथड क्या कर रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और इस कॉल बैक फंक्शन में बेसिकली हमें जो जो ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद जो भी रिटर्न करेगी, वो हमें क्या मिल जाता है, एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर ले रहे हैं, फिर उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको भी कॉल करूंगा, तो देखिए हमें क्या मिल गया, कि बॉडी के अंदर जो भी हमें डेटा था वो हमें पूरा प्लेन टेक्स्ट में मिल गया। नहीं, क्योंकि यूआरएल में हमें 10, ये जो यूआरएल था यूजर्स 10 यूजर्स में प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये सारा डेटा ही था। नहीं, इसी डेटा को हमें क्या रिटर्न कर दिया, जो हमने डेटा प्रॉमिस रिटर्न किया, ये हमें क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया। क्लियर। नहीं, अब इस डेटा के साथ आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। तो अगर आप चाहें तो हमें क्या करना है, अभी इस डेटा को अपने अगर वेबसाइट पे, अपने पेज पे प्रिंट करवाना है, तो ऑब्वियस बात है हमारे पास क्या तरीका है, अगर किसी भी डेटा को प्रिंट करवाना है तो हम किसके थ्रू करवा सकते हैं, डॉम एपीआई। नहीं, डॉम क्या करता है, हमारे पेज को एक्सेस करता है, फिर अगर हमें कहीं पे भी कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करना है तो हम कर सकते हैं उसके थ्रू। तो अब ये डेटा है, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, अभी इस डेटा को डॉम की हेल्प से, और क्योंकि ये डेटा जो हमें क्या मिल रहा है, अब देखेंगे तो ये डेटा बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट एरे, नहीं, एक एरे है जो कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। नहीं, ऑब एक एरे के अंदर। तो अगर हमें सबसे पहले अगर इन डेटा को एक्सेस करना है, तो एरे का कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें वो डेटा सारा मिल जाएगा, इंडिविजुअल डेटा मिल जाएगा। और वो डेटा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, हर एक डेटा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें कोई भी की वैल्यू, अगर नेम चेक करना यूजर का, तो नेम प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे, की का यूज कर लेंगे। यूजर नेम चेक करना तो इसके लिए ईमेल और एड्रेस, ये सारी चीजें जो भी हमें मिल रहा है वो हम सब यूज कर सकते हैं। तो बताओ, ये तो आपको, अब ये आपका काम है, बताओ कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ रखा है हम लोगों ने। क्यों और आकांक्षा जी, ये अभी आपको सॉल्व हुआ। देखिए बेसिकली ये जो देन मेथड हम कॉल कर, देन मेथड बेसिकली क्या, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम देन मेथड का यूज करते हैं। और जो प्रॉमिस, जो भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व करने के बाद हमें जो रिटर्न कर रही, जैसे कि हम लोगों ने अपने उसमें देखा था, जब हम लोगों ने अपना खुद का प्रॉमिस क्रिएट किया था, तो उसमें जो हमारा रिजॉल्व फंक्शन था, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व कर रही थी, देन उसको फिर हम लोग देन में यूज कर रहे थे, तो देन में हमें क्या मिल रहा था, जो रिजॉल्व हो रहा था। और रिजेक्ट में जो रिजेक्ट हो रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कैच में हैंडल कर रहे थे। क्यों, यस सर। ऐसा ही था। तो यहाँ पे भी हम लोग कैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैच फंक्शन क्या करेगा, जब हमारा प्रॉमिस ना कुछ रिजेक्ट करेगी,
तो हमें देन में हैंडल नहीं होगा, फिर हमें उसको कैच में हैंडल करना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर कैच ना एरर को देखते हैं कि कैसे एरर को और भी हैंडल कर सकते हैं, सही तरीका क्या होगा। तो इसको बताओ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी तो कर पाओ आप, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे आप लोग। तो हमें तो सबसे पहले इस डेटा के साथ काम करना है, नहीं तो डेटा को हैंडल करने के लिए क्या करना होगा हमें, फिर फॉर ईच लगाएं, क्या जो भी करना प्रिंट होगा। कराना है। एक मिनट पहले इसको हटाते हैं। हाँ बताइए कि ये जो हमारा फंक्शन है, आ, चलो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, इसी जगह करते हैं नीचे। क्यों आकांक्षा जी बताइए। इसको इस डेटा को अब हमें हैंडल करना है और हमें कहाँ पे करना है, इस पेज पे प्रिंट करवाना है। तो बताइए आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं। होमवर्क सर दिया था तो, फॉर ईच। होमवर्क तो आप लोगों ने किया नहीं है, नहीं तो फॉर ईच का आपको यूज करना है। ठीक है, डेटा डॉट फॉर ईच। ठीक है। फॉर ईच में हमें क्या करना होगा, पास करना होगा। तो इंडिविजुअल हमें क्या मिल जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें एक सिंगल यूजर्स मिलेगा। तो यूजर ही यूजर, लिख देते हैं। हाँ यूजर लिख ले रहे हैं। और देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। देन इसके अंदर हमें फिर बताओ, कंसोल डॉट लॉग। जिस यूजर के साथ नहीं, कंसोल नहीं करना है, हमें अपने पेज पे प्रिंट करना है इस डेटा को। कुछ बेसिकली एक डिव क्रिएट करते हैं उस, या फिर जस्ट लाइक चलो अभी बस प्रिंट करवा लो, फिर उसको स्टाइल करना हो तो फिर आप लोगों का काम होगा। अभी इस यूजर में हमें क्या मिल रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो अभी इसको कैसे हम अपने पेज पे प्रिंट करवा सकते हैं। बोल रहे हैं आप लोग, बताओ बताओ। क्यों आकांक्षा जी। सर डॉम का यूज करना पड़ेगा। हाँ तो क्या करेंगे बताइए। सर तो इसको कैसे लिस्ट के फॉर्म में या किसी के फॉर्म फॉर्म कैसे। जिसमें आपको आपको लगता है लिस्ट में, अगर आपको सारा डेटा यूजर्स जो मिल रहा है उसमें जो भी डेटा है उसको प्रिंट करवाना है हमें, ताकि हम सर उसको। तो फिर तो एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना फिर डॉम डॉम का यूज करके। हाँ तो बताइए कैसे क्या करना होगा, वो आप बस प्रोसेस बताइए जो भी करना है आप लोग। सर तो पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे उसको मान लीजिए एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और टेक्स्ट कंटेंट से जैसे और डेटा लेके मतलब जो भी हमें डेटा लेना है, नेम वगैरह हो गया। हाँ तो फिर बताइए, उसको हमें हमें क्या करना है पहले तो, एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, चलो हम ही रिवीजन करवा देंगे। क्रिएट एलिमेंट का यूज करके पूरा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हाँ सिंपल। और एक कोई वो पास कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एल। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, क्या कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। एलाइव। लिस्ट एल। ठीक है। इसको किसी चीज में स्टोर, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। चलो ठीक है, वेरिएबल में स्टोर कर ले, कॉन्स्ट लिस्ट बोल दे रहे हैं हम लोग, नहीं। ओके। फिर
सर इसमें कॉन्स का यूज कर सकते हैं क्यों नहीं क्योंकि कर सकते? मतलब कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एल क्रिएट होगा ना, बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट में कॉन्स्ट। हाँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर हो हाँ, सकता ठीक है। तो और बताइए है। फिर अब क्या करना होगा? लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। एल सॉरी एल आई मैंने लिखा, ठीक है। लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसमें फिर क्या करना होगा हमें? सही है। हाँ सर, सही जा रहा है। और फिर क्या करना होगा? और असाइन सर कर ये अगर कुछ पहले। अ, वो सर डेटा भी तो पहले वो तो हम करना पड़े। हम्म। सर सिर्फ एक नेम ही सिर्फ हमें प्रिंट कराना है या फिर और भी जो उसमें यूजर की डिटेल्स हैं उसको भी? नहीं नहीं, यूजर्स की और भी सारी डिटेल्स जो भी है। सर तो फिर वो बैकटिक का यूज करेंगे? नहीं फिर वो हमें वो जैसे हमने पहले किया था कि जो हमें लिस्ट मिलती जाती थी उसको ऐड करते जाते थे। हाँ, वो भी। तो वो हमें सारे डेटा तो नहीं करना है ना। हमें पहला जो डेटा मिलेगा, जो लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा? अब अलग अलग, या तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अभी लिस्ट में, क्योंकि अब ये एक लूप तो है ना, पहला लूप जब क्रिएट होगा तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर अभी यूज जो करेंगे, वो तो पहला, फिर बाद में दूसरी बार जब रन होगा तो फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए अभी जैसे आप करवा रहे हैं, तो क्या कर, कैसे करवाएंगे अब बताओ? आप पहले करवा लो अब लोग, ताकि फिर आपको समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम। तो अगर मान लीजिए हमें सिंपल पहला यूजर लिखना है, तो पहला आईडी पहले मेंशन करते हैं, ताकि हमें पता हो। तो आईडी को कैसे हम मेंशन कर सकते हैं? आईडी नंबर कैसे गेट कर सकते सर हैं? पहले तो यूजर को इंडेक्स देना पड़ेगा हमें। यूजर को इंडेक्स देना होगा मतलब? क्यों? जो सर हमारा पहला वाला है ना, सिर्फ उसी का एक्सेस करना है नहीं या तो सबका एक्सेस ये करना तो अपने आप लूप रन होगा ना, पहला दूसरा इंडेक्स नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, पहली बार जब फॉर ईच रन होगा तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, यूजर फिर तीसरा चौथा ऐसे करके सर सारे। तो पहला एलिमेंट एलआई में ही आएगा ना? पहला एलिमेंट यूजर, यूजर इक्वल टू पहला एलिमेंट होगा ये। तो सर तो यूजर डॉट आईडी कर लेंगे। हाँ सिंपल, चलो कर लेंगे। तो पहले डॉलर साइन लगा के हम क्या कर लेंगे? यूजर डॉट आईडी। आईडी देन उसके बाद अगर फिर उसमें अगर हमें नेम प्रिंट करवाना है, कामा दे तो के हम। यूजर डॉट नेम भी। ठीक है, ये आपके हिसाब से कोड लिख रहे हैं हम, नेम। देन उसके बाद फिर हमें क्या, अगर हमें इसका और भी जो डेटा है, ईमेल आईडी और एड्रेस भी हमें प्रिंट करवाना है। तो एड्रेस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, नहीं दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट? यस सर। तो एड्रेस को अगर हमें प्रिंट करवाना होगा, तो ये एड्रेस क्या है? एड्रेस के अंदर, कहाँ गया एड्रेस? कंपनी, अच्छा, इतना बड़ा एड्रेस है। ये एड्रेस इवेंट है इसका। सिटी, जियो लोकेशन भी, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जी। चलिए, तो हमें बाकी तो अपने अपने नीड के अनुसार कर लेंगे। और हमें एड्रेस को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहा है। ये जो हमारा एड्रेस है, वो क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर? एड्रेस प्रॉपर्टी मतलब की है, उसके अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट स्टोर है जिसके अंदर सिटी, जियो
ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली प्रॉपर्टीज स्टोर है, नहीं? तो अगर हमें ये इस सिटी को एक्सेस करना है, जो सिटी एड्रेस के अंदर है उसको कैसे एक्सेस करेंगे? क्यों? सर किसने दिया है सिटी? सिटी एड्रेस के अंदर दिया गया है। सर तो एड्रेस यूजर डॉट डॉट एड्रेस डॉट सिटी। सिंपल नहीं, क्योंकि वो उस यूजर एड्रेस के ऑब्जेक्ट अंदर। है। ओके, यूजर डॉट एड्रेस, डॉट सिटी। एड्रेस डॉट सिटी, नहीं? तो ये हमारा अभी, चलो बाकी और भी प्रॉपर्टी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी हमें ये देखना जो हमारा कोड है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको सही लग रहा है सब कुछ? देन हमें क्या करना होगा, इस एल को कहीं पे भी तो प्रिंट करना होगा। कहाँ पे ऐड करें? हमारी बॉडी में तो अभी ऐड नहीं हुई, तो यहाँ पे बस क्रिएट हुआ है, इसमें ऐड कैसे करेंगे? अपेंड कर देंगे। अपेंड चाइल्ड कर देंगे, किसके साथ करेंगे? सर अलाइन ही करेंगे। जो हमने लिस्ट क्रिएट कर रखा हम्म, लिस्ट को क्रिएट किया और लिस्ट में ही अपेंड कर देंगे। है। सर उसी के तो हमें लिस्ट बनाना है। हाँ, लिस्ट में चलो, कंटेंट शो करना है तो उसी में अपेंड करना होगा ना। इस पेज पे कैसे अपेंड करेंगे ये बताओ। तो सर पूरे पेज पे ही लेके आना है। हाँ, पूरे पेज पे ही लेके आना है के अंदर ही। कैसे होगा वो पूछ रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को लग रहा था नया कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, डॉम काफी जरूरी था, इतना टाइम दिए तुमने। जिस पेज पे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने का सब क्या तरीका है? पेज के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? इंटरेक्ट करने का हमने क्या प्रोसेस बताया था? सबसे पहले क्या करना होगा हमें? तो सेलेक्ट करना होगा। सिंपल, जिस भी एलिमेंट के साथ हमें इंटरेक्शन चाहिए, तो यस। उसको पहले हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। तो चलो, हम पूरे पेज पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो पूरा पेज को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट करके ही करेंगे। हम्म, डॉक्यूमेंट डॉट करके ही करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट, उसी से ही करेंगे ना सर। डॉक्यूमेंट पे करेंगे? जी। या तो और उससे ज्यादा हमें एक्सेस करना है तो पहले बॉडी को एक्सेस करेंगे। भाई करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट एचटीएमएल होता है, उसके अंदर हेड भी होता है, बॉडी, बट ये जो कंटेंट, किसके अंदर का कंटेंट दिखता है आपको इस पेज पे? फिर बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। सिंपल, तो बॉडी को एक्सेस करेंगे ना, तभी तो बॉडी पे कुछ पुट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। यस। यस हाँ। तो क्या करना होगा हमें? डॉक्यूमेंट, डॉट बॉडी। सिंपली डॉट बॉडी। यस। ठीक है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट बॉडी आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा? अपेंड चाइल्ड, इस बॉडी के अंदर हमें सर अपेंड तो फिर करना है। यस हाँ। और देन उसके बाद क्या अपेंड करना है हमें? ब्रैकेट में हम्म, लिस्ट। लिस्ट। हो गया। देखिए, अभी जो हम रन करेंगे तो क्या होगा? अब थोड़ा सा ना ऐसे ही थोड़ा सा सोच के बताओ, अभी जो कोड लिखे हैं हम लोग, क्या होगा? सबसे पहले ये यूजर होगा, इस यूजर में क्या आएगा? सिंपल, जिसकी आईडी, मान लो अभी हम बस एक वर्ड लिख रहे हैं, आईडी, जिसका क्या होगा? ID 1 नाम का एक यूजर आएगा, ठीक है?
उस यूजर को हम क्या कर रहे हैं, इस एक एलआई क्रिएट, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये लाइन रन हो, नहीं, जिसमें क्या होगा, एक एलआई क्रिएट हो जाएगा, एलआई एलिमेंट ऐसा कुछ क्रिएट होगा। यस सर। देन उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया है, टेक्स्ट कंटेंट, बेसिकली इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट कंटेंट पुट करना चाह रहे हैं। इस टेक्स्ट कंटेंट में क्या हम कर रहे हैं, यूजर डॉट आईडी, नहीं, यही तो हमें मतलब क्या कि वन, बेसिकली जो भी है वन हो जाएगा, बाकी ये आगे की चीजें भी छोड़ दे रहे हैं, बस एक वर्ड यूज कर रहे हैं, हो गया क्लियर। तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस एल को हम कहाँ पे अपेंड कर दे रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसमें, बेसिकली अपने बॉडी में क्या कर दे रहे हैं, अपेंड कर दे रहे हैं। जो हमारा ये एल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट वो हमारा क्या पे हो गया, इसमें अपेंड हो गया। लो, यस सर। देन फिर उसके बाद दोबारा आप जाइए, दोबारा फिर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा यूजर है इसमें क्या आएगा, फिर जिसकी आईडी 2 होगी वो एलिमेंट आएगा। यस। दूसरी बार जब रन होगा तो फिर उसमें एल आई हमारा क्रिएट होगा, फिर इस एल आई को हम क्या कर रहे हैं, इस एल आई में टेस्ट कंटेंट पुट कर रहे हैं। देन फिर इसको फिर क्या कर रहे हैं, किससे अपेंड कर रहे हैं, फिर से हम लोग बॉडी के अंदर फिर से अपेंड कर दे रहे हैं। तो अपेंड करेगा तो मतलब क्या होगा कि जो पुराना वाला है उसको हमने रिमूव करके फिर नया एक अपेंड कर दिया, तो एक्चुअली में हमारे बॉडी पे क्या दिखेगा, सर ID 2 ही दिखेगा बस। कौन सा दिखेगा, 2 दिखेगा। वैसे 2 लास्ट दिखेगा। पूरा कंप्लीट होगा तो आखिरी में क्या दिखेगा। मतलब सर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ तो हमको ऐड करना है। तो अभी सर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं ना कि किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें जो पहले वाला है, और जो हमारा दूसरा वाला तो अभी आ रहा देखिए, है। ये जो रन हो गया हमारा, ये तो आ गया सर। तो क्या हो सर रहा आ है ये अभी, सर ये आ क्यों गया? हम्म, इसको तो नहीं आना चाहिए था ना। आप बताओ कैसे हो, कैसे है। अपेंड चाइल्ड का मतलब क्या होता है, सर मतलब ऐड करना ही होता है उसका मतलब। क्यों, अपेंड चाइल्ड आकांक्षा जी कैसे काम करते हैं, सर वो भी तो ऐड ही कर रहा है ना। कैसे काम करता है, क्यों ऐड क्यों कर दिया, सर ऐड क्यों कर? भूल गए आप लोग। सर बता तो रहे हैं, अपेंड चाइल्ड मतलब एक हमारा जो मेन पेरेंट है, हम्म, उसके अंदर जो चाइल्ड है, पहले उसने फर्स्ट चाइल्ड ऐड किया, देन जब दोबारा लूप चला, देन उसके बाद चाइल्ड ऐड करते करते लास्ट तक आ गया। अच्छा, नहीं तो ये अपेंड चाइल्ड क्या करता है, जो पहले से है उसको रिमूव करके देन उसके बाद उसमें अपेंड करता है कुछ भी एलिमेंट। अच्छा। नहीं सर, जो पहले से है ना उसमें और आगे ऐड करता है, मतलब रिप्लेस नहीं करता है उसे। सिंपल, कि अपेंड चाइल्ड का काम क्या होता है कि अपेंड चाइल्ड हमेशा ना लास्ट एलिमेंट ऐड करता है। जैसे कि मान ली एक यूएल है, उसमें क्या है ऑलरेडी पहले से एल आई क्रिएट है ना, एल आई वन मान लीजिए क्रिएट है। तो जब ये हमारा अपेंड करेगा तो उसको जो लास्ट चाइल्ड मतलब इसके जस्ट जितने भी चाइल्ड होंगे उसके बाद के चाइल्ड पे जो भी अपेंड वैल्यू हम करेंगे उसको ऐड करेगा। ये नहीं कि बेसिकली अगर इसके जगह पे अगर आप चाहें, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन होता है, उसका बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए करते हैं, क्या नाम है, वो क्या करता है, सारा फंक्शन आपको सारे कंटेंट रिमूव कर देता है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, ऐड होता है वो। बट चलो छोड़ो, ये हमें क्या करता है, अपेंड चाइल्ड हमेशा क्या करता है, लास्ट चाइल्ड होता है, इसीलिए हम अपेंड चाइल्ड की जगह पे कभी कभी हम क्या करते हैं,
प्रीपेंड चाइल्ड भी हम कर सकते हैं, फिर नहीं जस्ट लाइक एडजेसेंट एचटीएमएल एलिमेंट का भी हम यूज करते हैं। तो हम इसी चीज को कि अगर हम मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब दूसरी बार जब रन हो तो वो जो एलिमेंट आए वो पहले के बाद में ना आए, बल्कि जो पहले हुआ उसके जस्ट पहले आ जाए, नहीं। तो उसमें हम अपेंड के जगह पे हम कुछ और यूज करेंगे, जो और मेथड है। तो वो मेथड हम क्यों अलग अलग पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आया कि अपेंड हमेशा क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उसके बाद में वो क्या करेगा, ऐड करेगा। हमेशा जो ऐड करेगा वो क्या होगा, लास्ट चाइल्ड होगा उस पेरेंट का। इस पेरेंट जो भी ये पेरेंट होगा इसका लास्ट चाइल्ड होगा ये वाला, हमेशा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहला चाइल्ड बने, या फिर ना जस्ट लाइक इस पेरेंट से पहले बेसिकली ऐड हो जाए, या इस पेरेंट का सिबलिंग बने, तो आप उसके लिए अलग अलग इस मेथड के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है जिसके बारे में जाके पढ़िएगा। ठीक है, चलो वो अभी पार्ट नहीं है, बट ट्राई करिएगा कि ना इसको क्लियर कर सर लीजिए। जो वो आपने पढ़ा था जो कहते हैं नेक्स्ट चाइल्ड और प्रीवियस चाइल्ड, ये। हाँ, वो एक्सेस करने के लिए था डॉम का। जस्ट लाइक बॉडी बॉडी का नेक्स्ट चाइल्ड क्या होगा, अगर आप चाहेंगे, जस्ट लाइक अगर आप चाहें तो देखिए, अगर हेड से अगर कुछ ऐसा भी लिख के दिखाते हैं, हाँ जस्ट वही सिबलिंग, जिसको नेक्स्ट एलिमेंट से सिबलिंग बोलते हैं ना। तो जब भी कोई एलिमेंट है, जैसे कि Li1 का नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा, ये Li2, तो वो नेक्स्ट सिबलिंग है। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Li1 को जो एक्सेस करने के बाद उसके जस्ट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं हम लोग। डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग यूज करेंगे तो हमें दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, अभी ये सारी चीजें जो हमें मिल गई, नहीं, अभी हमने इसको प्रिंट तो करवा दिया, बट अगर हमें इसी चीज को क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक कार्ड के रूप में दिखाना है या कुछ भी दिखाना है, तो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम मान लीजिए अब ब्लॉगिंग एलिमेंट, ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, अब ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा कहीं भी जस्ट लाइक डेटाबेस में हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। देन फिर हम उस डेटाबेस को हम जैसे भी यहाँ पे किसी दूसरे के डेटाबेस, बेसिकली एपीआई क्या है, डेटाबेस, दूसरे के डेटाबेस को कॉल ही तो हम कर रहे हैं, जहाँ पे सारा डेटा क्या है, स्टोर है। इसी तरीके से अगर हम ये डेटा हमारे डेटाबेस में होता तो भी हमें यही यही मेथड यूज करना होता, फेच फंक्शन यूज करके हमें डेटा मिल जाता, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये सारा जो भी हमें, अगर मान लीजिए ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो ब्लॉग ब्लॉग में हम क्या करते हैं, जो भी हमें कंटेंट उसमें ऐड करना है, अपने ब्लॉग में रखना है, जो भी इमेजेस यूज करनी है, उसको हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं। देन उसके बाद फिर हम इसी एपीआई कॉल फेच मेथड्स के थ्रू उसको कॉल करते हैं। देन जो भी डेटा मिलता है उसको हैंडल करके अपने पेज पे शो करते हैं, नहीं। तो अभी क्या है, मोस्टली आप अब अगर इसको आपने समझ लिया है, मतलब क्या है कि आप किसी भी तरह की वेबसाइट अभी आप चाहें तो ट्राई करके, क्योंकि आपको HTML CSS आती है, आप और हर तरीके का ना आपको एपीआईज मिल जाती है। अगर आप फ्री एपीआईज के बारे में आप सर्च करेंगी तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप एपीआईज के बारे में, तो कई सारी वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे ना ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड वो बाकी चीज़ें, इवन गिटहब की प्रोफाइल पे ना, जो भी आपको गिटहब अपना खुद का भी ना फ्री पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि गिटहब के रिपोजिटरी, किसी पब्लिक रिपोजिटरी को ना अपने पेज पे दिखाना है, कुछ ऐसा बनाना है जितने भी डेवलपर हैं उनकी रिपोजिटरी को आप फेच कर सकें और फिर उसको अपने पेज पे दिखाएं। तो वो भी आप काम कर सकते हैं। जस्ट रैपिड एपीआई जो ये है ना, फ्री एपीआई, यहाँ पे हर तरीके का आपको डेटा मिल जाता है। फ्री एपीआई में जाइएगा, आपको जो भी बेसिकली देखिए, अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है, जैसे कि एग्जांपल कि अब देखिए क्या हो गया, नहीं तो ये अभी आपको देखिए इसमें ये सारे ना एपीआईज है, जिसका ना आप यूज कोविड डेटा के रिलेटेड, कोविड में कितने पैसे वो सारा उसका डेटा आपको अगर चाहिए तो ये डेटा मिल जाए। मूवी डेटा बेस अगर आप देखना चाह रहे हैं
मूवी की सारा कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा है जहाँ पे मूवी की लिस्ट हो पूरी, अलग अलग मूवी की। तो वो सारा डेटा आप यहाँ पे जाके ना इसके बारे में अब पढ़ना पड़ेगा आपको। हर एक एपीआई को ना पहले रेट करेंगे, कैसे ना उनके डेटा को आप फेच कर सकते हैं, उनके यूआरएल में क्या क्या मिलेगा आपको। किसी किसी में ऑथराइजेशन होता है जहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ता है, देन वो आपको ना एपीआई की प्रोवाइड करेंगे। फिर उस एपीआई की को क्या करना होता है, अपने यूआरएल में ही ना आपको पेस्ट करना होता है। फिर वो ना यूआरएल जो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे ना एक प्लेस होल्डर, जैसे आपने देखा होगा की वैल्यू में, वहाँ पे एपीआई जो भी होगी उसको आपको यहाँ पे मतलब क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो आप जो कुछ भी आपको कोई भी एपीआई अगर आपको आप कॉल करना है, आप आके यहाँ पे उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करेगा, क्या कैसे हम यूआरएल गेट करेंगे। बेसिकली यूआरएल को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट मतलब क्या, कि कौन सा मतलब यूआरएल का एंड पॉइंट क्या है, जहाँ पे ना डेटा बेसिकली रखा गया है। नहीं, वो यूआरएल एक हमारा एड्रेस ही तो होता है हमारे कंटेंट का। तो वो चीजें आपको मिल जाएगी। देन वहाँ पे अगर वो ऑथेंटिकेटेड होगा तो आपको एपीआई पहले लॉगिन करना होगा। फिर आपको वहाँ पे एपीआई की मिलेगी, फिर उसको आपको यहाँ पे अपने यूआरएल में पेस्ट करना होगा। ठीक है। तो आप ना यहाँ पे जाके आप किसी भी तरीके का, बस आपको एपीआईज के बारे में, जैसे आप अब आप यूट्यूब की अपनी एपीआईज, यूट्यूब की वीडियो को फेच करके अपने वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं अभी यूट्यूब से, बट वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। बेसिकली उसके लिए गूगल कंसोल के बारे में आपको पढ़ना होगा। वहाँ पे जो भी गूगल मैप या यूट्यूब बेसिकली गूगल के ही प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ें। बट बाकी दूसरी चीज़ें ना, आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे बेसिकली नहीं अ, आपको एपीआईज मिल जा रही नहीं। जैसे बैकग्राउंड रिमूवल इमेजेस पे, अगर बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड अगर कोई भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई भी अपना इमेज अपलोड करे, उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आप ये वाला एपीआई यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। इसको यूज करने की कोशिश करिए। नहीं, जाके पहले इसके बारे में पढ़िए। नहीं, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे भी, मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है हर एक का। अगर आप जाकर देखेंगे तो एग्जाम्पल में आप जाके देखिए, बॉडी स्कीमा बाइनरी हो गया, एग्जाम्पल। सर हम लोग एपीआई ऐसे ही कॉल करते हैं ना, जो अभी तक आप बताते आ रहे थे। हम्म। जो अभी तक आप स्टार्टिंग से बताते आ रहे थे कि एपीआई कॉल करना सीखना है, तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की एपीआई को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने बना रखा है। तो अभी आपको एक काम और करना है आगे जाके, कि हम खुद की एपीआई कैसे क्रिएट करें। जैसे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप भी तो चाहेंगे कि दूसरा भी आपके डेटा को एक्सेस कर सके। नहीं, तो खुद की एपीआई कैसे क्रिएट करना है, वो थोड़ा सा मतलब बेसिकली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कॉल करना बड़ा इजी है, बट जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं उसके लिए फिर आपको बैकएंड पढ़ना होगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया, ये आपके पास एक्सप्रेस आप फिर पढ़ेंगे, फिर आप अपना करंट ऑपरेशन वहाँ पे करेंगे। देन फिर आपको अपने एपीआईज पे, जैसे ये यूआरएल अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, नहीं, अब ये यूआरएल कैसे, नहीं, ये राउटिंग सिस्टम कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो आपको राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ये यूआरएल क्रिएट कर सकें बेसिकली। देन फिर आपको करंट ऑपरेशन होना, हैंडल करना होगा कि अगर इस पार्टिकुलर यूआरएल के साथ अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो हमें किस तरह का, नहीं, ऑपरेशन बेसिकली लॉजिक हैंडल करना है, बेसिक फंक्शन रन करना है। तो वो उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होता है, उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगेगा, दिमाग लगेगा। बट ये एपीआई कॉल तो बड़ा इजी, बट यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस काफी करना होगा क्योंकि हर एपीआई को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ही मैं आपसे बोल रहा था कि कितने सारे एपीआईज, थर्ड पार्टी एपीआईज के बारे में आपको पता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या बताया कि आप गिटहब एपीआई के बारे में कॉल कर सकते हैं। नहीं, बट अब कॉल कैसे करना है, क्या क्या डेटा आपको मिलेगा, उसके बारे में जाके आपको पढ़ना होगा। सिंपल गिटहब एपीआई पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा जो भी एपीआई, जो भी थर्ड पार्टी ना एपीआई प्रोवाइड करते हैं, वो आपको ना सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेडमी पे आप जाएंगे,
रेडमी जो आपका मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया होगा इन्होंने कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, ये सर एग्जांपल के। हाँ मतलब सर अब हम लोग फ्रंट एंड का जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वो कर सकते हाँ, अगर हैं आप एपीआई चाह, से। हाँ ये एपीआईज, क्योंकि आप इतना में अपना हर तरीके कोई गेम बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं, अगर जैसे मैंने आपको दिखाया है। बस आपको अब काम क्या करना होगा कि अगर उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, देखिए क्या होता है ना, बैकएंड हम अपने खुद का अगर हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, खुद कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हमें बैकएंड पढ़ना होता है। क्लियर? ताकि जी फिर हम अपना खुद का कोई कोड लिख सके। दूसरी चीज क्या होता है कि जब भी हम ना एपीआई कॉल कर रहे होते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई सीरियस एपीआई जो ना प्राइवेट एपीआई है, वहां पे क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एपीआई की मिलेगी। नहीं, तो इस एपीआई की को हैंडल कैसे करेंगे आप अगर कोड में उसको आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा कि उसको आप फिर उसके बाद अपने कोड को गिटहब पे पुश कर दिया, तो आपके कोड तो कोई भी देख सकता है। नहीं, यस। तो हमें उसको कैसे हाइड करना है, उसके लिए फिर हमें बैकएंड की नीड पड़ती है, क्योंकि बैकएंड का कोड फ्रंट एंड का यूजर नहीं देख सकता है, लेकिन फ्रंट एंड में हम जो कुछ भी कोड करते हैं उसको कोई भी यूजर देख सकता है। नहीं, तो यहाँ पे अभी आपका काम बस ये होगा कि आप जितने भी पब्लिक एपीआईज हैं उसका आप यूज कर सकते हैं अभी फ्रंट एंड के कोड में, ताकि कोई देखता भी तो सबके लिए ये अवेलेबल है, आपके लिए कोई ऐसा खास तो है नहीं। या तो फिर आपने एक काम कर सकते हैं, .env एक फाइल होती है बेसिकली, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। बट फ्रंट एंड में बेसिकली .env लोकल में हमें ऐड करना होता है, तो ये आपको नेक्स्ट जेएस में तो मिल जाएगा। बट फ्रंट एंड के कोड में अगर आप उसको ऐड करते हैं तो फिर आपको गिट इग्नोर, जैसे कि आप गिट में ना एक फाइल बनाते हैं गिट इग्नोर करके, फिर उस सारे फाइल को उसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है फिर ना, और कुछ चीज़ों में आप फ्रंट एंड से ना कॉल भी नहीं कर पाते, आपको बैक एंड जैसे डेटाबेस को आपको कॉल करना है तो फ्रंट एंड से डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते डेटाबेस को। नहीं, फिर उसके लिए आप ना कनेक्ट नहीं कर सकते डेटाबेस को, फिर उसके लिए आपको बैक एंड पढ़ना होता है। क्लियर? तो अभी यस। आपका काम क्या है, बस ये काम जो मैंने बताया कि फेच फंक्शन को रन करिए और ट्राई करो गिटहब की एपीआईज को कॉल करने की कोशिश करिए, और फिर उसको ना अपने पेज पे प्रिंट करो, जैसे कि अभी ये सब आप देख पा रहे हो, है ना। आपको कॉल करना है और फिर उससे कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, इसमें फिर स्टाइल करिए। जैसे अब यही सारा डेटा, इस डेटा को आपने क्या किया, वैसे ब्लॉग से रिलेटेड कोई डेटा आप ले सकते हैं, जहाँ पे ना पूरा का पूरा ब्लॉग ही लिखा हुआ है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई डेटा ले लिया प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब सब सारा एपीआई जब आपको मिल जाएगी ना, जिस पर ही बनाई एपीआई, फिर उसको आपको सर बस। हेलो, हाँ। सर वेदर एपीआई मिलेगा कहीं से फ्री? हाँ हाँ, सब वेदर एपीआई भी फ्री है, आप वेदर एपीआई डालना, आपको मिल जाएगा। तो सर जो भी हमें एपीआई में जो डेटा मिलता है वो हमें वही डॉम के थ्रू प्रिंट कराना होगा। हाँ, किसके थ्रू? डॉम के थ्रू, हाँ। डॉम सिंपल पेज पे अगर वही आपको यूज कराता है ना सर? पेज पे इंटीग्रेट करवाने का एक ही तरीका ही पेज से आपको इंटरेक्ट करना होगा, जो कि डॉम के थ्रू होगा। रिएक्ट जब तक नहीं पढ़ रखा है आपने। नहीं, अच्छा सर जब रिएक्ट पढ़ते हैं तब नहीं जरूरत पड़ती इतना? रिएक्ट पढ़ेंगे क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, डॉम की? मतलब सर अगर रिएक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने तो जैसे डॉम से हम लोग को इतना इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तब उस नहीं टाइम पे देखिए, नहीं करना होगा? हाँ तो उसमें भी तो फिर आप और भी तो पढ़ोगे, देखिए ऑब्वियस बात है, अगर आप उसमें डॉम में भी ना आपको हुक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे रैफ एक हुक मिलता है जो जो कि डायरेक्टली डॉम से वहाँ पे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर डॉम आएगा तो आप ना वो उस चीज को वहाँ पे जो कुछ भी करेंगे तब उसको समझ सकते हैं। और फिर उसमें भी ना अगर जो इन जनरल डॉम बेसिकली रिएक्ट से हम जब जो भी हमारा वर्चुअल डॉम का हम यूज करते हैं बेसिकली रिएक्ट में, तो उसमें भी अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में अगर कोई भी चीजें इंटरेक्ट करना है तो फिर वहां पे भी हुक पढ़ना पड़ता है, रेफर हुक। तो वो चीजें ना अल्टीमेटली अंडर द हुड ये सारा डॉम ही वहां पे भी हो रहा था, डॉम में बेसिकली कैसे एलिमेंट को
ऐड किया जा रहा है, कैसे नहीं, कैसे एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर आप उसको भी अगर डीप में पढ़ोगे रिएक्ट में, तो फिर आपको यही सब पढ़ना होता है कि कैसे वो ना इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर आपको डॉम आता रहेगा तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजीली अपने रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो डॉम तो जरूरी है, तो इसलिए मैंने बोला था कि डॉम अच्छे से पढ़ो। वेदर एपीआई का एक प्रोजेक्ट बनाओ, वेदर एपीआई ना कॉल करिएगा यहाँ पे, इसके पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कैसे हम आपको यूआरएल मिलेगा, यूआरएल में क्या क्या डेटा मिलेगा, उसको ऐसे ही प्रिंट करवाओ जैसे अभी ये हम लोगों ने प्रिंट करवाया है। ऐसे कर कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, ट्राई ठीक करेंगे। है, ट्राई करिएगा। क्लास में फिर ना एसिंक अवेट पढ़ते हैं। लैपटॉप ना स्विच ऑफ 5% हो। सर सर वो लगा दीजिए चार्जर में, तो हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नहीं तो फिर ना वो नहीं हो पाएगा, अगर स्विच ऑफ हो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस यस। प्रोमिसेज आपको समझ में आएगी। प्रॉमिस में हमने देन हैंडलर हम क्यों यूज करते हैं, जब प्रॉमिस हमारा क्योंकि प्रॉमिस जब क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो फेच फंक्शन के थ्रू हो रहा है, चाहे हमारा खुद का प्रॉमिस है, जब ये क्रिएट हो रहा होता है तो पहले वो क्या होता है, पेंडिंग फेज में होता है। जब वो हमारा जैसे कि आपने देखा हो, जब वो वेब एपीआई में जाता है, प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है तो हमें क्या मिलती है, या तो दो में से एक वैल्यू मिलेगी, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी या तो रिजेक्ट होगी। नहीं, जब वो जो रिजॉल्व होगा वो हमें किस हैंडलर के थ्रू हम हैंडल करते हैं, देन जो हमारे फंक्शन मिल रहा है उसमें जो हमारा कॉल बैक है, वो कॉल बैक उसको हैंडल करता है। अगर हमारे प्रोमिस वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर उसको हम कैच फंक्शन के थ्रू उसमें कॉल बैक जो पास करते हैं उसके थ्रू हैंडल करेंगे। तो रिजॉल्व होने के बाद जो देन के अंदर हम कॉल बैक पास कर रहे होते हैं, रिजॉल्व होने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो हमें उस कॉल बैक फंक्शन में एज ए पैरामीटर हमें मिल जाता है, उसको हम पास कर लेते हैं। देन उसके साथ जो भी ऑपरेशन करना है। ठीक है, और फिर अगर हमें, अगर मान लीजिए वहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है कि कोई डेटा जो मिल रहा है वो एक रीडेबल स्ट्रीम के रूप में मिलता है, जब भी कोई भी फेच फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर वहाँ पे हम जेसन मतलब कॉल करते हैं, ताकि हमें जो एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है उसको हम प्लेन फॉर्मेट में ले पाए ले। बट जैसे हम जेसन कॉल करते हैं उस वैल्यू पे, हमें वो दोबारा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम फिर से एक देन मेथड कॉल करते हैं। फिर उस देन मेथड के अंदर जो भी हमें फिर क्या कॉल बैक हम पास करते हैं, उस कॉल बैक में हमें क्या मिलता है कि जो जेसन के बाद जो रिजॉल्व करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है, प्लेन डेटा मिलता है, वो हमें उस देन हैंडलर में मिल जाता है कॉल बैक में। फिर उसको हम कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। फिर उसके साथ जो भी हमें करना है, जैसे कि हमें ये प्रिंट करना था तो हमने क्या किया वो सारी चीजें। अगर आपका मन है कि आप यहाँ पे इस चीज को हैंडल ना करके डायरेक्टली उसी प्रॉमिस के अंदर, तो आप क्या करते, इस डेटा को यहाँ से रिटर्न कर लेते, फिर उसके बाद इस पूरे प्रॉमिस के बाहर आके, नहीं बेसिकली अगर इस पूरे को आप क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में रैप कर लीजिए। फिर उस फंक्शन को जब कॉल करेंगे फिर वो फंक्शन हमें क्या कर देगा, वो डेटा रिटर्न कर देगा। फिर उस डेटा के साथ उस फंक्शन की बात कर सकते हैं, अगर इसको फ्लेक्सिबल बनाना है आपको। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं कि भाई अपने आप ये कॉल होता चला जाएगा जैसे हम कोड रन करेंगे। बट अगर इसको एक फंक्शन में रैप कर देंगे तो फंक्शन जब कॉल करेंगे तभी ये सारा कोड उसके अंदर का कोड रन होगा। नहीं, तो थोड़ा सा यस। बस सोचना है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि ये आप खुद नहीं हैंडल कर सकते। क्यों? यस सर, जीएस खत्म हो गई क्या? जेस खत्म, आपकी मर्जी, अगर आप बोलो तो। नहीं सर, पूछ रहे थे, मतलब कोई और टॉपिक बचे हैं अभी नए? जेएस तो बहुत है ना। जेएस में अभी थोड़ा सा वो बचा है, जो अभी जैसे ओप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप थोड़ा सा एक दो, मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं, बट पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको ना पता रहे कि कैसे हमारा जावास्क्रिप्ट में भी हम कैसे नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, यस। अ, वो आप देख सकते हैं। बाकी
करे ये सब लगभग चीजें ना खत्म, बस मॉडर्न के ना कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, बाकी और सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, मतलब उसमें आपको उतना टफ चीज नहीं बची। एसिंक अवेट अभी जो हम पढ़ लेंगे, प्रॉमिस बताना तो था आज ही, बट चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, आराम से ही पढ़ लेते हैं, इस हफ्ते में पूरा कर लेंगे। देन यस। बस वही है कि देखो ना, आप प्रोजेक्ट करिए। जेएस का मैक्सिमम पार्ट तो आप खत्म ही है, बट वही है कि आप कितनी चीजें ना आप रिकॉल कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस इसलिए मैंने बोला कि सब समझ, जब पढ़ रहे हो सब तो समझ में आ रहा है, बट समझने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि भूल भी तो जाओगे ना, इंसान ही हो, ऐसा तो है नहीं यस। मशीन नहीं, कंप्यूटर हो आपके, एक बार जो स्टोर हो गया कभी भी उसको नहीं कॉल कर सकते हैं। क्लियर, तो प्रैक्टिस करना होगा फिर, एक बार समझ के अगर ऐसा होने लगे कि वो हमेशा याद कर हो रह जाए, फिर तो क्यों ही इतना मेहनत करना होता नहीं। तो ट्राई करिए जितनी बार ना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे भी अब मान लीजिए आपको एपीआई कॉल करने आए, अब आपके पास यहाँ पे काम क्या है, क्या अब एक दो दिन 3 दिन लगा के ना आप यूट्यूब वाला थोड़ा टफ है, वो अब मैं करवाऊंगा, रहने दूँ। क्योंकि वहाँ पे कंसोल में और थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें कंसोल में अपने आपको रजिस्टर्ड करना होगा, देन फिर उसके बाद हमें ना कोई एपीआई की मिलेगी, फिर उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा। क्योंकि वो प्रीमियम एपीआई जब को मिलती, कोई आपकी एपीआई दूसरा पालेगा तो वो वहां से कॉल कर लेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, बट अभी यहाँ से जो बेसिक पब्लिक एपीआई है, जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये वेदर वाला आप देख सकते हो, फिर उसके बाद बाकी जो एपीआई हमने देखा है, रैपिड एपीआई पे जाके हर तरीके का एपीआई जब वो आपको मिल जाएगा, अब जाकर देखिएगा कितना डेटा आपको मिलता है। जेसन एपीआई तो बेसिकली फिर भी आपको बहुत कम दे रहे हैं, नहीं पोस्ट कमेंट एल्बम या फोटोज के रिलेटेड ही देखा। अब इस फोटो पे क्लिक करके आप कोई भी फोटो देखिए, यहाँ पे क्या है, फोटो का यूआरएल दिया हुआ है, ये सारे दिया है नहीं। तो अगर आप कुछ ऐसे वेबसाइट बनाए जहाँ पे आप लोगों को फोटोज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास सोचिए 5,000 फोटो का ना एक्सेस हो जाएगा। आप अपने वेबसाइट पे इसको क्या कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग वाला पेज बना के आप ये सारे फोटोज वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिसको भी जो फोटो चाहिए वो इसको इसको डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए है ये। यस। ठीक है, वैसे ही जो अभी हम लोग पिक्सावे या पिक्सल देखते हैं नहीं, या फिर और भी जो फ्री इमेजेस प्रोवाइडर हैं, वो लोग भी अपने एपीआई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। फिर आपको अगर कोई भी, जैसे आप कैनवा नाम की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे ना पूरा फ्री में इमेजेस आते हैं, वो भी क्या करते हैं, पिक्सल से ना कॉली फेच एपीआई के थ्रू फेच ही करते हैं सारा, फिर वो जो भी आप पिक्सा वे पे आपको मिलता है इमेजेस, वो कैनवा के अंदर भी access। तो आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे आपको नीड है कि आपका यूजर को इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एपीआई है, आप अपने पेज पे पहले ही से आपने ऐसा कोई एक इंटरफेस बना दिया जहाँ पे जो भी यूजर कुछ भी सर्च करता है उससे रिलेटेड आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो उस एपीआई के पास, फिर वहाँ आपको वैसी इमेज रिटर्न हो जाएगी, फिर आपको यूजर उसको डाउनलोड करके अपनी जगह पे यूज कर सकता है। तो ऐसे ही तो प्रोजेक्ट बनते हैं, बट अब सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे, हमें नीड क्या है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचना शुरू करिए, सोचना मतलब इन द सेंस, अगर आपको जो कुछ भी बनाना है नहीं, इतने सारे वेबसाइट विजिट तो आप करते ही होंगे ना, तो आपके मन में आता होगा कि अच्छा ये ऐसा बनाते हैं, तो अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो आप उसका अभी 80% काम ना कर सकते हो नहीं। क्लियर, क्योंकि मोस्टली आप यस। वेबसाइट पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब यूआई ही होता है बेसिकली, फ्रंट एंड ही होता है, फ्रंट एंड का सारा काम तो आपको आता है। बस यही है कि आप सीएसएस कितना अच्छे से आप यूज कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट तो पता है बट प्रैक्टिस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा नहीं, कि अगर हमें एक सीएसएस में तो सर आ रहा है, हम्म जो आपने मूवमेंट दिया था ना, हम्म वो तो स्टाइल कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। तो बनाओ, फिर ऐसे ही बनाओ ना, इन सारे पेजेस को बना के
कोई भी डेटा फेच करके कुछ अपना अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो में आपने क्या किया, अपने गिटहब की प्रोफाइल को फेच करिए। यस। नहीं, और वहां पे गिटहब पे जो भी आपको जब गिटहब के जो एपीआई उसको कॉल करेंगे, तो आप किसी भी प्रोफाइल पे जो भी रिपोजिटरी है नहीं, उसको फेच करके अपने पेज पे दिखा सकते हैं डायरेक्टली कि हमारा, जिसे आपको किसी को फिर आपके गिटहब पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप अच्छा, मतलब सर अगर हम लोग सर्च कर लेंगे तो किसी को लिंक करके, मतलब लिंक पे क्लिक करके हम लोग की वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा, सॉरी गिटहब पे। उसको गिटहब पे जाने की जरूरत ही नहीं होगा फिर ना, वो हाँ। आपको डायरेक्टली जो भी रिपोजिटरी है उसको, और भी जस्ट लाइक रिपोजिटरी पे कोई जाता है तो उसकी यूआरएल में आपको पढ़ना पड़ता है नहीं कि रिपोजिटरी का नाम क्या है, उसमें क्या लिखा है। तो आप उसको एक कार्ड के रूप में दिखा सकते हैं कि इस रिपोजिटरी में आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, उसकी एक इमेज लगा सकते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, फिर थोड़ा सा उस पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ताकि लोगों को फिर उस पे फिर उस रिपोजिटरी का क्या दे सकते हैं, यू बेसिकली एक बटन पे लिंक लगा सकते हैं। नहीं, तो यस। वो सारी चीजें हैं कि आप थोड़ा सा ना इमेजिन करना स्टार्ट करिए तो बेसिकली काम कैसे करना है। नहीं, यस। तो फिर करिए आप, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है बाय। आकांक्षा जी। बट गिटहब वाला पढ़ने की कोशिश करिएगा, वेदर एपीआई बना के सेंड करो मेरे को, देखते हैं। इसमें ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाइए ना, और इसमें आपका दो चीज हम्म। प्रैक्टिस हो जाएगी, डॉम प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि आप उसको पेज पे प्रिंट करवाएंगे तो आपको सारा डॉम जो भी फिर से रिकॉल हो जाएगा, उसको कर लीजिए। और बाकी ये फेच एपीआई वाला में प्रोमिसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Yes. Bye.